लेक्चर नंबर 21 अध्याय 2 विद्युत विभव एवं धारिता। इसमें लास्ट चैप्टर में मैंने जो एक फॉर्मूला बताया था, दो चालकों को हमने जोड़ा था और उसमें जो ऊर्जा लिखा था हमने U का मान हाफ CV² ऐसा लिखा था। मैंने बताया था कि वो पोर्शन छूट गया है, मैं बता दूंगी आप लोगों को। तो वही पोर्शन मैं आज ले रही हूँ कि संधारित्र में ऊर्जा जो होता है उसका मान होता है हाफ CV²। ये निकालने जा रहे हैं हम लोग उसका। तो यहाँ पे हमने क्या किया, किसी चालक को हमने आवेश देना है, हमको कैपिटल Q आवेश देना है। आप जानते हैं कि चालक को आवेश बढ़ाते जाएंगे, देते जाएंगे तो उसका विभव भी बढ़ता जाता है। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि Q समानुपाती होता है V के। अब ये भी मालूम है कि मान लो कि हम चालक को आवेश Q दे रहे हैं तो हम क्या करें, Q को छोटे छोटे एक एक में बांट ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम चालक को प्लस पहला वाला 1 आवेश दिया, हमको कोई कार्य करना नहीं पड़ा, उसको आवेश को कोई देने में कोई प्रकार का कार्य नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहले चालक जो अनावेशित था। इसके बाद ये +1 आवेश जो है इस चालक में आ जाता है। इसके बाद सेकंड 1 वाले को जैसे ही ले जाते हैं तो हमें अब उस समय कुछ कार्य करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ गया इसमें, हम एक और पॉजिटिव को साथ में ले जा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जा करके हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा, तब जाके बाई फोर्सली हम इस 1 को और दे देते हैं। तो अब इसके पास +2 हो गया। ठीक है, फिर हम जैसे थर्ड को ला रहे हैं तो हमको जो कार्य करना पड़ेगा उससे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रतिकर्षण बल जो है बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि आवेश जो है ये 2 हो गया है। अब इस प्रकार 3 हो जाएगा तो चौथे में और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। और इसी के कारण हम बोलते हैं कि जैसे जैसे हम आवेश देते जाते हैं विभव का मान भी बढ़ते जाता है। तो Q समानुपाती है V के। इस प्रकार से इस चीज़ को समझाया जा सकता है कि Q बढ़ाने से V का मान क्यों बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करें, मैं माना किसी चालक की धारिता, जिसकी धारिता हमने C लिया, एक चालक लिया जिसकी धारिता C है, किसी क्षण पर हम उसको q आवेश हम देना चाहते हैं। ठीक है, जिससे उसका विभव क्या हो जाता है, V हो जाता है। तो V इक्वल टू, आप जानते हैं V इज इक्वल टू कैपिटल Q/C। फ्रॉम दैट देयर वी कैन राइट V इज इक्वल टू q/C। अब यदि विभव V पर चालक को स्मॉल आवेश और देना चाहते हैं, ठीक है, हम अब उसको क्या करना चाहते हैं, dq आवेश यदि देना चाहते हैं V विभवांतर पे, विभव जो है V है उस समय चालक का, हम इसको dq आवेश देंगे तो विभव की परिभाषा से dq आवेश देने में हमको कितना कार्य करना पड़ेगा ये हम निकालें। ठीक है, विभव की परिभाषा से हम जानते हैं कि हमने आवेश बहुत स्मॉल अमाउंट में लिया है तो किया गया कार्य भी स्मॉल होगा। दैट्स व्हाई इट इज dw। तो dw क्या हो जाएगा, आवेश गुणित क्या हो जाएगा, आवेश गुणित विभव। तो यहाँ पे v इंटू dq, या v के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, q/c dq। ठीक है, अब हम कुल आवेश देने में, हमको देने का उद्देश्य कितना था, कैपिटल Q आवेश देने का। तो हम चालक को क्या किया, 0 से लेकर Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से कार्य निकालेंगे, अब ये कुल कार्य है तो ये W हो जाएगा और इसका लोअर लिमिट 0 से कैपिटल Q हो जाएगा, अपर लिमिट कैपिटल Q, q/c। इस पूरे को हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ से, तो हमें कुल कार्य जो है प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू Q है, इसलिए 1/c क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा और वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। सो फ्रॉम 0 टू Q एंड dq ओनली। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx, हमको मालूम है x⁴n+1/n+1। यहाँ n क्या है, कुछ नहीं लिखा, तो ये क्या है, 1 है। तो 1+1/1+1, सो इट इज़ q²/2। फिर से लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल Q। अब क्या करेंगे, Q हमारा Q के जगह पे कैपिटल Q रखेंगे, और मतलब पहले अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद फिर क्या वेरिएबल में, ये वेरिएबल है इसमें कैपिटल Q रखेंगे, फिर माइनस ऑफ लोअर मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस पर रख करके। तो 1/c यहाँ पर हमने q²/2 कर दिया, और माइनस Q के जगह पे 0 रखेंगे तो ऑलरेडी इट इज़ 0। सो व्हाट विल गेट, W इज इक्वल टू हाफ ऑफ q²/c प्राप्त हुआ हमको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए कि चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य W ही उसका स्थितिज ऊर्जा रहता है। तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, हमें पहले से पता है हमको। तो हम W के जगह पे U लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू हाफ q²/c। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने डाला, इसको हमने एक बॉक्स में रखा। फिर अब हमको मालूम है कि Q जो है वो CV भी होता है, तो हम Q के जगह पे CV रख सकते हैं। सो इट विल बिकम c²v²/c, c एंड c विल कैंसिल आउट, एंड U इज इक्वल टू हाफ ऑफ CV²। तो ये U का फॉर्मूला है, ये भी U का फॉर्मूला है। इसी प्रकार हम समीकरण 1 में C इक्वल टू Q/V भी रख सकते हैं। तो U हमको प्राप्त हो जाएगा 1/2 Q²/Q/V। सो ये V क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, एंड Q विल कैंसिल आउट, व्हाट वी विल गेट, Q इंटू V हो जाएगा। U इज इक्वल टू हाफ ऑफ QV।
तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा के 3 प्रकार हो गए, 3 रूप हो गए, एक Q/C के पदों में, एक जो है C और V के पदों में, और एक Q और V के पदों में। तो जहाँ पर जिस सूत्र की आपकी आवश्यकता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सभी क्या है, संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला है। हमने लास्ट जब पढ़ाए थे 2 चालकों को जब हमने जोड़ा था उसमें ऊर्जा क्षय निकालना था, जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, उसमें इस सूत्र का उपयोग किया था, U=12 ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में कुछ बात करते हैं कि किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश का वितरण। और सरफेस चार्ज डेंसिटी आप जानते हैं, इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी। चार्ज आवेश बटा क्षेत्रफल, ये हमारा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है, पृष्ठीय घनत्व कहलाता है। और ये 2 बातों पर निर्भर करता है, और पहला जो है वो चालक के आकार पर निर्भर करता है, ठीक है। तो चालक के आकार हम क्या करते हैं, चालक के आकार पर निर्भर कैसे करता है, ये इसको थोड़ा सा बताती हूँ मैं, थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आगे इसमें ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। इसमें मैंने एक चालक लिया जिसका कैसा है, गोलाकार है। आप जानते हैं कि गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है। इफ गोले का त्रिज्या जो है r हो तो चालक गोलाकार है, ठीक है। उस समय सिग्मा क्या लिखेंगे, Q/A के जगह पे 4πr² रखेंगे। और ये जो पृष्ठ घनत्व जो है चालक के गोलाकार पृष्ठ में, यदि इस प्रकार का चालक गोलाकार है तो इसके पृष्ठ में सिग्मा जो है सभी बिंदु पर समान होगा और समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है, ये बात है। यदि हम अन्य प्रकार का कोई चालक लेते हैं, अन्य प्रकार के चालक में माना कि हम ऐसा इस स्क्वायर ले लिया या ट्रायंगल ले लिया, तो क्या हो गया, इन सब चालकों में क्या होता है, एक नुकीला पोर्शन रहता है। देखिए ये एक नुकीला पोर्शन है, ये एक है, इसी प्रकार ये एक नुकीला पोर्शन है, ये एक नुकीला पोर्शन है। तो नुकीला पोर्शन में क्या होता है, थोड़ा सा देखो, अन्य चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा जो है वो सर्वाधिक होता है। ये थोड़ा सा अलग है। गोलाकार पृष्ठ में समान रूप से वितरित होता है, हर एक बिंदु पर ये समान रहेगा। परंतु यदि आपने ऐसा चालक लिया है जिसमें कि नुकीले सिरे उपस्थित हैं, तो नुकीले सिरे पर हमेशा आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा जो है वो सर्वाधिक होता है। यहाँ पर पृष्ठ गोलाकार है और यहाँ पर सिग्मा जो है समान रूप से वितरित है, हर एक बिंदु पर सिग्मा का मान समान है। ये चालक में देखिए ये न्यूक्लियर पोर्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा बल्ज टाइप का हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा फूला हुआ है। यहाँ पर जो है पृष्ठ घनत्व ज़्यादा है, बल्कि यहाँ पर क्या है, समान रूप से वितरित है। इस प्रकार एक त्रिकोणाकार यदि चालक है तो ये जो सारे कोने हैं यहाँ पर फिर से बल्ज जैसा है, यहाँ पर क्या होगा, पृष्ठ घनत्व का मान नुकीले भागों में अधिक होगा। ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट आ जाते हैं कि पहला पॉइंट क्या था, चालक के आकार पर सिग्मा कैसे निर्भर करता है, ये बताया। सेकेंड पॉइंट क्या है, चालक के समीप अन्य चालक या विद्युत रोधी की उपस्थिति पर। अन्य चालक और विद्युत रोधी मतलब जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, और चालक तो आप जानते हैं कि जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो यहाँ पर दोनों की स्थिति उपस्थिति में, चालक के पास यदि कोई अन्य चालक उपस्थित है या चालक के पास यदि विद्युत रोधी उपस्थित है, दोनों की उपस्थिति में सिग्मा का मान बढ़ता है, ठीक है। सिग्मा का मान चालक के समीप विद्युत रोधी से सिग्मा का मान बढ़ता है, चालक के समीप अन्य चालक लाने पर भी सिग्मा का मान बढ़ता है। परंतु यहाँ पे देखिए मैंने एक एरो मार्क डाला है, यहाँ पर मैंने एक एरो मार्क डाला है, यहाँ पे डबल एरो मार्क डाला है। इसका मतलब क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ लाने से भी सिग्मा का मान बढ़ता है, परंतु चालक लाने से उससे ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। विद्युत रोधी की तुलना में चालक लाने पर ज़्यादा बढ़ता है। ये 2 बातें आप ध्यान रखेंगे। इसी के ऊपर बेस किया हुआ है नुकीले भागों की क्रिया, एक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। एक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या है, ये हम नुकीले भागों की क्रिया के बारे में बताते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, मैंने पहले बताया कि नुकीले भागों पर विद्युत पृष्ठीय घनत्व जो है वो ज़्यादा होता है। इस नुकीले भाग के सामने क्या होता है, जब भी कोई एयर मीडिया आता है, हवा के कण आते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि ये पोर्शन जो किस प्रकार से है, ये जैसे ही धन आवेशित हो जाता है, वायु के कण नुकीले सतह पर जैसे ही आते हैं, चूँकि हमको मालूम है यहाँ पे पृष्ठ घनत्व अधिक है, तो ये धनावेश यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जब वायु का कण आएगा, वो भी क्या होगा, वो भी धन आवेशित हो जाएगा, और इन दोनों के धन के बीच में प्रतिकर्षण होने के फलस्वरूप कण जो है आगे की ओर बढ़ जाएगा, ये स्थान फिर से रिक्त हो जाएगा, फिर नए वायु के कण हो जाएंगे, वो भी धन आवेशित हो जाएंगे, इन दोनों में फिर से प्रतिकर्षण होगा, वो फिर चला जाएगा, ये फिर ये स्थान रिक्त हो जाएगा, फिर थर्ड वाला कण आएगा, वो भी धन आवेशित हो जाएगा,
और वो भी इसके बाद प्रतिकर्षित होकर चला जाएगा। इस प्रकार का ये प्रोसेस चलता है और ये कहलाता है विद्युत पवन। ठीक है, विद्युत पवन। और इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक हमने मोमबत्ती लिया, देखिए उसका जो फ्लेम है वो इस प्रकार का है, ज्वाला जो है, और सी जो है यहाँ पर कैंडल है। ठीक है, मोमबत्ती है। इस मोमबत्ती को, जलते हुए मोमबत्ती को यहाँ पर रखते हैं, विद्युत पवन चल जाता है, संवहन धारा बह जाती है यहाँ पे, संवहन धारा कर सकते हैं। अब मैं इसको और आगे लेती हूँ। यहाँ पर जैसे ही हम कैंडल को रखते हैं तो देखिए कैंडल का फ्लेम किस प्रकार से जाता है, जैसे कि विद्युत पवन जिस दिशा में जा रहा है कैंडल का फ्लेम भी पवन के चलते इस प्रकार से शेप ले लेता है। जनरली कैंडल इस शेप में होता है, परंतु सामने इस प्रकार की चीज़ों के सामने यदि लाएंगे तो फ्लेम जो है इस प्रकार का शेप ले लेता है। और किसके कारण? ये विद्युत पवन के कारण। यहाँ पर देखिए कि वायु के कणों द्वारा आवेश के बाहर जाने की प्रक्रिया को संवहन विसर्जन कहते हैं। ठीक है, ये वायु का कण यहाँ आने से आवेश क्या होता है, बाहर चला जा रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रतिकर्षण बल के कारण, रिपल्शन फोर्स के कारण ऐसा हो रहा है। और फिर अन्य कण आ रहे हैं, फिर वो भी जा रहा है, इस प्रकार आवेश जो है बाहर जा रहा है। तो वायु के कण द्वारा आवेश के बाहर जाने की प्रक्रिया को संवहन विसर्जन कहते हैं या कन्वेक्शन डिस्चार्ज कहते हैं। और वायु की इस संवहन धारा को विद्युत पवन कहते हैं, इलेक्ट्रिक विंड कहते हैं। ठीक है, तो नुकीले भागों पर आवेश का निरावश्यक प्रभाव जो सर्वाधिक होता है। इस प्रकार की चीज़ें जो है नुकीले भागों पर सबसे ज़्यादा होता है। संवहन धारा क्यों बोलते हैं कि आपने 10th क्लास में भी इस प्रकार से संवहन वर्ड जो है आपने पढ़ा है, 10th में पढ़ा है इसको। तो इसमें जैसे कि हम क्या बोलते थे, यदि एक हमने अंदर कोई द्रव ले लिया और इस पर हम यदि फ्लेम देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ का जो अणु है, सबसे नीचे तल पे स्थित जो अणु है वो क्या हो जाता है, गर्म होकर हल्का हो जाता है, फिर वो ऊपर उठ जाता है, ये स्थान खाली हो जाता है, फिर से दूसरे भारी अणु अंदर नीचे आ जाते हैं और फिर ये गर्म होकर हल्का होकर ऊपर चलता है। इस प्रकार से ये प्रोसेस जो है लिक्विड में चलता था। उस समय भी हम लोग इसको संवहनी वर्ड यूज़ करते थे। सेम ये वर्ड जो है वही संवहन। पहला ये धन, ये हल्का होकर ऊपर जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, धनावेश होता है कि प्रतिकर्षित होकर ये चला जाता है और इस प्रकार से ये स्थान जो है रिक्त हो जाता है, उसकी जगह पे दूसरा वायु का कण आ जाता है। ये प्रोसेस चलता है। बाकी ये इसका जो टेंडेंसी है कैसा है, संवहन धारा के जैसा है। ये तो दैट्स व्हाई द नेम इज संवहन धारा या कन्वेक्शन डिस्चार्ज इसको कहते हैं। इसी सिद्धांत पर क्या है, इसी सिद्धांत पर बना हुआ है वान डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा सा बुक से मैं ली हूँ इसको। वान डी ग्राफ जनरेटर, वान डी ग्राफ जनरेटर जो है 1931 में साइंटिस्ट आर जे वान डी ग्राफ के द्वारा बनाया गया। ये विद्युत उत्पादक मतलब विद्युत उत्पन्न करने वाला मशीन है, जनरेटर है, इसलिए जनित्र बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो ये नुकीले भागों की क्रिया पर ये आधारित है, से क्या है, एक्शन ऑफ पॉइंट्स के सिद्धांत पर ये आधारित है। और चूंकि इसको बनाने वाले का नाम वान डी ग्राफ है, इसलिए इसको वान डी ग्राफ जनरेटर कहते हैं। इसका मेन चीज़ क्या है कि 10 लाख विभवांतर जो है, 10 लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न ये करता है। ठीक है, इसमें सिद्धांत में आप क्या लिखेंगे, जनित्र की बातें, ये विधि नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित, मैंने पहले भी बताया। यदि किसी धन आवेशित चालक का कोई सिरा नुकीला है, धन आवेशित कोई चालक हमने लिया, पॉजिटिवली चार्ज है वो, और उसका एक पोर्शन जो नुकीला है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व जो सबसे अधिक होगा और इसमें से हम विद्युत पवन उत्पन्न कर सकेंगे और जो कि धन आवेशित होगा। ये प्रोसेस पर आधारित है। इसमें बनावट में देखिए कि आप इस चित्र को ध्यान दो। यहाँ पर इस चित्र में पहले से ये एक थोड़ा सा अच्छे से देखो इस चित्र को। ये वान डी ग्राफ जनरेटर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा ही पूछा जाता है और बहुत सिंपल है। और थोड़ा सा आप ध्यान से एक एक चीज़ को देखेंगे। इसमें वान डी ग्राफ जनरेटर जो है, ये देखो 5 मीटर व्यास वाला एक धातु का खोखला गोला होता है। ठीक है, 5 मीटर व्यास होती, काफ़ी बड़ा है ये और खोखला है ये। और ये क्या होता है, 15 मीटर ऊंचे विद्युत स्तंभ में पी और पी प्राइम में के बीच में ये लगा होता है। ठीक है, ये विद्युत स्तंभ देखो, इस गोले को ये स्तंभ जो है पकड़ के रखा हुआ है, टिका हुआ होता है। इसमें P1 और P2 दो घिरनियाँ होती है, ये एक P1 घिरनी और एक P2 घिरनी होती है। ठीक है, और जिसमें से कर एक विद्युत पदार्थ जो है रबर या रेशम का बेल्ट लगा होता है, इस घिरनी में होकर एक बेल्ट घूमता है। ठीक है, और ये बेल्ट कैसा होता है, विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है, जैसे कि रबर ले ले या रेशम ले ले, इस प्रकार का बेल्ट जो है P1 P2 घिरनी से होकर घूमता है। फिर नीचे के घिरनी, ये जो P1 है इसको घुमाने के लिए एक मशीन होती है जो कि इस फिगर में यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो P1 को घिरनी को घुमाया जाता है मशीन के सहारे
और इससे क्या होता है P1 P2 P1 से होकर जब ये घिरनी घूमती है तो बेल्ट भी उसके साथ साथ P1 से P2 तक इस प्रकार से घूमता है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि C1 और यहाँ पे तीर के निशान में घूमता है, ऊपर से ऊर्ध्व दिशा में ये घूमती है। इसके बाद आ जाते हैं दो इसमें कोम्ब है, कंघी है C1 और दूसरा कौन सा कंघी है, C2 कंघी है। C1 कंघी को फुहार कंघी जिसको हम स्प्रे कोम्ब बोलते हैं और C2 को संग्राहक कंघी जिसको कलेक्टर कोम्ब कहते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं C1 को, यहाँ पर कंघी C1 को एक उच्च तनाव से, यहाँ पर देखो ये C1 को हम क्या करते हैं हाई वोल्टेज के बैटरी से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और ये बैटरी कैसा है, हाई टेंशन बैटरी के साथ जुड़ा होता है। देखो इसका C1 प्लस के साथ जुड़ा होता है बैटरी का, और जो सेकेंड पार्ट है इसका वो क्या रहता है कि वो पृथ्वीकृत रहता है। इस बैटरी का जो वोल्ट है कितना होता है 10⁴ वोल्टेज तक का ये होता है। यहाँ पर आ जाते हैं C1 जो है ये बैटरी के साथ जुड़ा रहता है 10⁴ वोल्ट के धनात्मक विभव पर ये रहता है। और C2 जो है यहाँ पर देखो C2 जो है ये गोला S के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, अब फिर से देख लो एक बार, C1 जो है बैटरी के साथ जुड़ा होता है, बैटरी के प्लस के साथ जुड़ा होता है। कितने वोल्टेज का बैटरी होता है 10⁴ वोल्टेज का होता है। और ये इसके साथ दूसरा पार्ट जो है ये पृथ्वीकृत रहता है। ये दूसरा पार्ट तो एक्चुअली नहीं बोलेंगे, ये जो पूरा चीज़ है मैं आगे बता रही हूँ। C1 प्लस से जुड़ा हुआ है बैटरी के प्लस से जो कि 10⁴ वोल्ट का है, और C2 जो है ये खोखले गोले के साथ जुड़ा हुआ है। तो चित्र बनाते समय आप इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए कि ये पूरा जो एपरेटस है गोले का, ये गोले से आवेश जो बनेगा, आवेश का जो शरण जो है वो बिल्कुल ना किसी प्रकार का कोई लीकेज ना हो, लीक ना हो जाए, बाहर ना निकल जाए, इसलिए ये क्या करते हैं पूरे चीज़ को एक हम क्या करते हैं पूरे जनित्र को एक लोहे के टैंक में, जिसके अंदर क्या होता है हवा भरी होती है, और इस हवा का दबाव कितना होता है 15 वायुमंडलीय दाब भरी होती है, उसके अंदर पूरी चीज़ को बंद कर देते हैं। साथ में क्या होता है जो गोला एस होता है वो क्या होता है एक उस गोले के एस से एक विसर्जन नलिका भी होती है। विसर्जन नलिका के माध्यम दूसरा सिरा जो होता है वो पृथ्वीकृत है। ये विसर्जन नली के द्वारा ही हम क्या करते हैं जितना जो हाई पावर वोल्टेज जो होता है वो हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं। ठीक है, तो विसर्जन नली से हम क्या करते हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब होती है, मतलब जितना वोल्टेज यहाँ पे बनता है उसको इस विसर्जन नली के माध्यम से हम निकाल लेते हैं। और ये पूरा का पूरा एपरेटस जो है एक टैंक में भरी होती है, और जिस टैंक में क्या होता है वायु भरा होता है, और ये वायु का दाब क्या होता है करीब करीब ये वायु दाब जिसका 15 वायुमंडलीय दाब होता है, इस पूरा चीज़ बंद होता है। और ये टैंक जो है देखो ये एक पृथ्वीकृत है, यहाँ पर भी टैंक जो है वो पृथ्वीकृत किया हुआ है। यहाँ पर भी टैंक पृथ्वीकृत है, यहाँ पर भी टैंक जो है वो पृथ्वीकृत है। अब देखो यहाँ पर फिर से आ जाती हूँ एक बार और, मैं इसको बहुत जल्दी से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पर एक 5 मीटर व्यास का धातु का गोला है, और धातु के गोले को दो ऊंचे स्तंभ द्वारा हम जोड़ के रखते हैं। देखो ये दो काफ़ी ऊंचे स्तंभ होते हैं, और ये 5 मीटर वायु का गोला होता है। और उसके बाद यहाँ पर दो हमने घिरनियाँ ली है P1 और P2। P1 और P2 जो है उसमें एक विद्युत रोधी बेल्ट घूमता रहता है, और घुमाने के काम कौन करता है P1 करता है। P1 को घुमाने का काम एक दूसरी मशीन करती है जो कि इस चित्र में है नहीं। इसके बाद दो कंघी होते हैं C1 और C2, एक स्प्रे कोम होता है और एक कलेक्टर कोम होता है। ये C1 जो है वो हाई टेंशन बैटरी के साथ जुड़ी रहती है, 10⁴ वोल्ट वाले बैटरी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसका पॉजिटिव के साथ जुड़ा रहता है, मतलब C1 जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और उसके बाद ये C2 जो है वो इस खोखले गोले के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर जितने भी विभवांतर उत्पन्न होते हैं तो उसको निकालने के लिए हम एक डिस्चार्ज ट्यूब जो है खोखले गोले के अंदर में रहता है, उसका सिरा दूसरे सिरे से निकालते हैं हमने। और ये पूरे एपरेटस को कि किसी प्रकार का आवेश जो यहाँ उत्पन्न हो रही है, देखो आवेश उत्पन्न हो रहा है, ये किसी प्रकार इस आवेश में लीकेज ना हो, इसलिए पूरे एपरेटस को हम क्या करते हैं एक टैंक में बंद कर देते हैं। इस टैंक में केवल हवा होती है, और उसका जो है उसका जो दाब होता है वो 15 वायुमंडलीय दाब होता है, 15 ATP होता है यहाँ पर इस अंदर में। इसको पूरे चीज़ को बंद कर देते हैं, और पूरा का पूरा टैंक जो है वो भी अर्थ के साथ कनेक्टेड रहता है। ये इसकी बनावट हो गई। अब इसका जो वर्क फंक्शन है, देखो वर्क फंक्शन क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल। अब मैं एक एक चीज़ को जो बता रही हूँ आप लोग इसके वर्क फंक्शन को पॉइंट वाइज 1 2 3 पॉइंट ऐसे डाल करके लिखेंगे, जिससे कि आपका कोई भी चीज़ यहाँ से छूटेगा नहीं।
अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव के साथ C1 जुड़ा हुआ है, नुकीला है ये, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर नुकीले भाग होने के कारण आवेश का पृष्ठ घनत्व काफ़ी हो जाता है। और ये सारा धनात्मक आवेश क्या होता है, जैसे जैसे बेल्ट घूमता है, बेल्ट के साथ साथ ये आवेश जो है ऊपर पहुँच जाता है, कहाँ तक, C2 पर पहुँच जाता है। ठीक है, इस बेल्ट के माध्यम से सारे धनात्मक आवेश जो है ऊपर तक पहुँच जाते हैं। और ऊपर पर पहुँचने क्या होता है, C2 जो है, C2 कंघी जो है इस धनात्मक आवेश के पास होता है, इसलिए C2 क्या होगा, ऋणात्मक रूप से ये प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं C2 पास में आने से धन आवेश के पास में आता है, परंतु कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल इस ये जुड़े हुए नहीं आपस में, केवल धन आवेश जो है C2 कंघी के पास आता है, पास आने से C2 कंघी में ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है, परंतु C2 का बाहरी जो सिरा है वो चूंकि इस खोखले गोले से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, बाहरी जो है वो धन आवेशित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर C2 जो ऋण आवेश है, उसके बाद इस बेल्ट में जब धन आवेश आता है, उन धन आवेशों को ये ऋण आवेश क्या कर देता है, अनावेशित कर देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये धन आवेश कहाँ तक पहुँच पाते हैं, बिल्कुल C2 के सामने तक। C2 को ऋणावेशित कर दिया, प्रेरित कर दिया, प्रेरण की क्रिया द्वारा ऋणावेशित हो गई, और इसका विपरीत वाला सतह जो है वो धनावेशित हो रहा है। देखिए यहाँ पर सेम ऐसे ही प्रोसेस है, पॉजिटिवली चार्ज है, उसके सामने वाला पोर्शन निगेटिवली प्रेरित हो जाता है, बाहर का पॉजिटिव है, ये बाहर का पॉजिटिव कौन है, ये S है, और ये निगेटिव कौन सा है, ये C2 कॉम है, और ये कौन सा है, C1 कॉम है, जो कि बेल्ट के द्वारा आया है। ठीक है, इसे हम ये प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये धन आवेशित यहाँ जाता है, और C2 क्या है, ये प्रेरण के माध्यम से प्रेरित हो जाता है, माइनस आवेश जो है, ये माइनस आवेश। अब जब ये बेल्ट आगे बढ़ता है धन आवेश को लेते हुए, ये सारे धन आवेश इस ऋण आवेश के द्वारा क्या हो जाता है, निरावेशित हो जाता है। तो अनावेशन का प्रोसेस जो है, यहाँ पर अनावेशन वाला प्रोसेस जो है चालू हो जाता है। मतलब क्या होगा, C2 के बाद जो बेल्ट जाता है उसमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं रहता, वापस बेल्ट घूम करके इधर से होते हुए फिर इस कॉम पे आ जाता है, फिर ये धन आवेश को लेकर के बेल्ट आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हुए C2 को ऋणावेशित कर देता है, बाहरी सतह को धनावेशित कर देता है, और ये आगे जैसे ही जब बढ़ने को होता है तो सारे ऋण आवेशित के धन आवेश के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, वापस C2 के आगे में बेल्ट जो है अनावेशित हो जाता है, और फिर इस प्रकार का ये प्रोसेस जो ये बेल्ट आगे कोई आवेश को नहीं लाता है, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली चलता रहता है इस प्रकार का। यहाँ पर आवेशन और यहाँ पर निरावेशन, यहाँ पर आवेशन और यहाँ निरावेशन की प्रोसेस चलती है, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान इस खोखले गोले S के चारों तरफ बाहर में क्या होता है, हाई वोल्टेज जो है, उच्च विभवांतर जो है, वोल्टेज डिफरेंस जो है, हाई उच्च विभवांतर जिसका करीब करीब कितना हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये उत्पन्न हम वांडेग्राफ जनरेटर का 10 लाख वोल्ट करीब यहाँ पर जनरेट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार 10 लाख वोल्टेज और उससे भी अधिक ये बढ़ जाता है ये प्रोसेस जो है, और ये डिस्चार्ज ट्यूब के माध्यम से इनका हम यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पर हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है डिस्चार्ज ट्यूब के माध्यम से हम उसको यूज़ कर लेते हैं। वांडेग्राफ जनरेटर से उपयोग क्या है इसका, इसकी सहायता से जितने प्रोजेक्टाइल्स हैं, जैसे प्रोटॉन प्रोजेक्ट पार्टिकल्स है, ड्यूट्रॉन पार्टिकल्स है, इनको एक्सेलरेट किया जा सकता है। ठीक है, त्वरित किया जा सकता है। एक विसर्जक नली का डी प्रयुक्त करते हैं, ऊपरी सिरा गोले इसके अंदर होता है, मैंने पहले ही बताया, निचला सिरा जो इसका पृथ्वीकृत रहता है, और विसर्जन नलिका से निकलने पर इसकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इन कणों का इनका गतिज ऊर्जा काफ़ी विभवांतर अधिक हो गया, तो गतिज ऊर्जा भी अधिक हो जाएगा। ये गतिज ऊर्जा जो है किस काम में आता है, जैसे कई प्रोजेक्टाइल्स को, जैसे प्रोटॉन पार्टिकल है, ड्यूट्रॉन पार्टिकल है, इनको एक्सक्लेरेट करने के लिए, त्वरित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त है। आप लोग ने क्लास 10th में नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इस प्रकार के प्रोसेस आप पढ़े, फिजन फ्यूजन रिएक्शन आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है मेनली जो है यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका उपयोग होता है। तो उपयोग में आप लोग लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय विखंडन प्रोसेस आप लोग पढ़े हो बेटा। यूरेनियम पार्टिकल को 2 भागों में विभाजित करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करते हैं। ये सब आप 1 न्यूट्रॉन से फिर 3 न्यूट्रॉन निकल, ये सारा प्रोसेस जो आप जानते हो। तो वहाँ पर इस प्रकार का हमको हाई वोल्टेज जो है, हमको उच्च विभवांतर वाला वोल्टेज जो है आवश्यकता पड़ती, वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए पहला उपयोग, दूसरा प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करने के लिए
नाभिकीय विघटन में इसका उपयोग होता है। तीसरा जो है नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में, और कई प्रकार का अध्ययन इसमें करते हैं। और ये भौतिकी की एक शाखा है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। दोष में एक है, पहला है कि इसका आकार काफ़ी बड़ा होता है, जो कि असुविधाजनक होता है। काफ़ी बड़ा होने के कारण ये असुविधाजनक होता है, ठीक है। इसको हैंडल करना, लाना ले जाना, बनाना, रखना, ये सब इसमें परेशानी होता है। सेकेंड जो है उच्च विभव के कारण ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये पूरा जो है मैं थोड़ा सा आपको ये लिख सके बच्चे, ऐसा करके मैं इसको फ़ोटो में डाल रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा देख लो। तो इस प्रकार ये वन डी ग्राफ जनरेटर नुकीले भागों के सिद्धांत पर आधारित है। इसका पूरा आप लोग जो वर्किंग है, इसका जो वर्किंग है, इसको आप लोग 1 2 3 पॉइंट डाल करके प्रिपेयर कर लोगे। इसका उपयोग, इसका दोष, इसका सिद्धांत, इसका चित्र बहुत अच्छे से आप लोग बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैंने भेजा है आपको वैसे ही आप इसको प्रिपेयर कर लोगे। और ये एक IMP क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू।